हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.1 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस पहले चैप्टर के नाम पे डिस्कस कर लेता हूँ और फिर उस चैप्टर जो एक्सरसाइज में फर्स्ट में जो बेसिक यूज होगा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा और प्रोपोर्शंस का मतलब यहाँ पे रेशो। रेशो की बात कर रखी है कि एक बार तो सीधा रेशो लेना, हर एक इनवर्स का मतलब उल्टा। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस यूज है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहेंगे? मान लो आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, तो हमने ले ली टू क्वांटिटीज। क्वांटिटी का मतलब कोई भी मात्रा में हो सकती है, वो किलो में किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई फॉर्म में ले ली। एक्स और वाई की जगह आप यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है 5, 7, 11, कोई भी वैल्यू आ सकती है। आर सेड टू बी डायरेक्ट। इनको डायरेक्ट कब कहा जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। दो वैल्यू ले लिया आपने एक्स और वाई, इनको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब इफ दे इंक्रीज, अगर वे दोनों वैल्यू है जैसे x और जो y है दोनों साथ साथ इंक्रीज करती है या साथ साथ करती है डिक्रीज, या तो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज टुगेदर, दोनों एक साथ, इन सच ए वे, इस मैनर में करेंगी कि जो रेशो है ना, इन सच ए वे दैट द रेशो, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग जो उनका कोरस्पॉन्डिंग है वो रिमेन्स रहेगा कांस्टेंट। एक्स और वाई की जो वैल्यू है या तो साथ साथ दोनों इंक्रीज होंगी या दोनों साथ साथ डिक्रीज होंगी, तो वो कोरस्पॉन्डिंग रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और इस एक्सरसाइज में हमने कांस्टेंट को के से डिनोट किया है और के आपकी हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो रेशो है हमेशा वो प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। के हमेशा आपका क्या रहेगा? के से डिनोट करेंगे और के वहां पे क्या रहेगा? हर बार पॉजिटिव। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने एक्स और वाई लिया ना, इनका रेशो हमेशा रहेगा सेम। तो तब अगर ऐसा रहता है ना, तब हम इसे किसे क्या कहते हैं? ये कौन से प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट। डायरेक्ट या वेरी डायरेक्टली। वेरी का मतलब होता है बार बार चेंज होना, अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी लेकिन रेशो आपका सेम रहेगा, उसे हम कहेंगे वेरी डायरेक्टली। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये जो पूरा चैप्टर है ना टेबल की फॉर्म में ज्यादातर होगा। मान लो आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, और वहां पे कोई व्हीकल चल रहा है जिसकी स्पीड है ना कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है स्पीड 60 से ही चल रहा है वो। यहाँ पे स्पीड क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमने मान लिया उस व्हीकल की स्पीड है सेम या रिमेन कांस्टेंट, आप ये बोल सकते हैं, चेंज नहीं हो रही है। सपोज करो वो 1 घंटे में, टाइम है हावर में, डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब यहाँ पे ब्रैकेट में यूनिट लिखने से क्या फायदा? इधर बार बार यूनिट नहीं लिखना, सिर्फ नंबर आएगा। अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 120, 2 आवर में 120, तो 3 आवर में कितना जाएगा? ये 180, 4 आवर में कितना जाएगा? ये 240, 5 में कितना जाएगा? 300। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रेशो निकाल के देख लो, 60/1 60, 120/2 60, 180/3 60, 240/4 60, 300/5 60। तो यही तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज का रूल है आपका, x/y = k, यानी कि जो x और y या तो साथ साथ इंक्रीज भी हो सकती है और दोनों एक साथ क्या हो सकती हैं? डिक्रीज। दोनों ही कंडीशन में जो आपका k है वो रहेगा सेम रहेगा और k आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का।
फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज। ये कार पार्किंग चार्ज दे रखे हैं नियर ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास एक कार पार्किंग है, अगर वहां पे कार पार्क करेंगे तो क्या चार्ज लगेगा? अगर 4 आवर्स के लिए रहेगी तो 60 रुपीज लगेंगे, 8 आवर्स के लिए रहेगी तो 100 रुपीज, 12 आवर्स के लिए रहेगी तो 140 रुपीज और 24 आवर्स के लिए रहेगी तो 180 रुपीज। चेक करना आपको जो पार्किंग चार्ज है आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पार्किंग टाइम के साथ? तो हेयर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 आवर्स के लिए कितना चार्ज है 60, रेशो सेम आना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको इंट्रो में भी एक्सप्लेन किया है। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60। उसके बाद दूसरा है 8/100, अब इसको कैंसिल करेंगे 4 से 2, 4 से हो गया 25, तो ये आ गया 2/25। अब देखो स्टार्टिंग में ये अनइक्वल आ गया है, तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन हम इसके चारों पार्ट कर देते हैं 12/140। अब इसको हमने कैंसिल किया 4 से हो गया 3, 4 से कैंसिल किया तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, तो 3/35 आ गया। अब है 24/180, अब इसको 4 से कैंसिल किया तो 4 से हो गया 6, 4 4 जा 16, 4 5 जा कितना हो जाएगा आपका 20। अब इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 से हो गया 15, ये आ गया 2/15। सभी आगे अनइक्वल, लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाती है और 3 इक्वल और 1 अनइक्वल आ जाता है तो भी इनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं कहते, क्योंकि उसने चारों रेट के लिए पूछा है। तो हम क्या बताएंगे 4/60 इज नॉट इक्वल टू 2/20, इसको 8/100 जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वही लिख देते हैं, 8/100 इज नॉट इक्वल टू 12/140 इज नॉट इक्वल टू 24/180। ये सारे एक दूसरे के अनइक्वल है। सो द पार्किंग चार्ज, जो पार्किंग के चार्ज हैं आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है? टू द पार्किंग टाइम, जो पार्किंग का टाइम है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर, एक पेंट का मिक्सर तैयार किया जाता है, कैसे? बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट का तो लिया जाता है जैसे ये हो गए पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 विद 8 पार्ट्स ऑफ द बेस, और बेस का कितना लिया जाता है 8। इन द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल दे रखी, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड, तो कितना ऐड करना होगा? सिंपल सी बात है, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। 1 के लिए 8 चाहिए आपको, 1 के लिए 8, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 16, और ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है और रेशो सेम रहता है ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि तभी तो उसका जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो किस में हो गई? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट अननोन क्वांटिटीज, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट अननोन वैल्यूज या क्वांटिटी जो भी आप कहना चाहें। पहले वाले को जैसे ये होता है आपका x1 y1 x2 y2, तो इनको y3 y4 और y5 ऐसे हमने इनको मान लिया कि अननोन वैल्यूज आपकी ये हैं। फिर उसके बाद हम ये बताएंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके है? टू द पार्ट ऑफ बेस, बेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ऐसी ही बात है तो हम इसमें क्या बताएंगे, जो रेशो है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 हो जाएगा। x1 यहाँ पे कितना है 1, y1 कितना है 8, x2 कितना है 4 और y2 को हमने y2 ही अज्यूम किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई की y2, 8 4 जा 32, तो एक अननोन क्वांटिटी तो आपकी कितनी आ गई 32। ऐसे ही अब दूसरे में निकालेंगे x1/y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x3/y3। x1 तो कितना है, जैसे ये x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे लेंगे। तो x1 1 y1 8, x3 कितना है आपका 7, y3 फाइंड आउट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y3 हो जाएगा और 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा।
तो ये आ गया आपका y3, ये आ गई दूसरी वैल्यू आपकी। पहली तो हमने क्या निकाल ली y2 और ये क्या निकाल ली आपने y3। अब नेक्स्ट x1 बाई y1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा x4 बाई y4 के। x1 है 1, y1 कितना है 8, x4 कितना है आपका 12, y4 आपको फाइंड आउट करना है। इसको ऊपर मत लिख देना कभी ये पावर की तरह दिखाई दे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की y4 तो ऐसे कैसा 12 8 जा 96। तो एक आंसर आपका ये आ गया। लास्ट आपका 4 चीजें अननोन है ना आपकी। x1 बाई y1 इज इक्वल टू x5 बाई y5। x1 कितना है 1, y1 8 है, x5 20, y5 आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई y5 की 1 से की तो y5 28 और 160। तो ये आ गई आपकी अननोन क्वांटिटीज। तो ये थी आपकी अननोन क्वांटिटीज। और हर क्वेश्चन में ये जरूर बताएं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स में है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का इन क्वेश्चन 2, अभी जो हमने क्वेश्चन 2 किया है, अब इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। इसने कहा अगर एक पार्ट लेते हैं रेड पिगमेंट का तो बेस चाहिए हमें 75 ml। ठीक है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, हमें कितने लेने पड़ेंगे विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर हम बेस को है ना 1800 ml ले लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहली बात तो इसकी टेबल बना लीजिए। अब अपनी टेबल के अंदर 2 चीजें थी जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन अभी देखा। एक तो आपका पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, दूसरा है आपका पार्ट्स ऑफ बेस। और जो पार्ट्स ऑफ बेस है वो किस में दे रखे हैं ml में दे रखे हैं। यहाँ पे यूनिट लिखने से क्या फायदा, इधर हर बार यूनिट लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसने कहा 1 पार्ट लेते हैं ना रेड पिगमेंट का तो हमें 75 ml चाहिए बेस। यहाँ पे ml में नहीं बताएंगे, सिर्फ नंबर, क्योंकि ml हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसने कहा अगर इसका बेस 1800 है तो ये कितना है, ये क्वेश्चन है आपका। अब उसने वहां पे जो वैल्यूज थी वो चेंज कर दी। वहां पे थी ना 1 का 8 था, तो इसने कहा अगर 1 है तो ml में लेते 75। अगर ये 1800 है तो हमें कितने रेड पिगमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले बताएंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो ये बताएंगे ये कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, टू द पार्ट्स ऑफ बेस के। ठीक है, उसके बाद लेट अननोन क्वांटिटीज। सबसे पहली बात जो अननोन क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं हम। अननोन क्वांटिटी को मान लिया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, हमने उसको मान लिया x2। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। x1 कितना है यहाँ पे आपका 1, y1 कितना है 75, x2 आपको फाइंड आउट करना है और y2 आपका कितना दे रखा है 1800। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में अननोन क्वांटिटी नीचे की थी ना, तो उसको डायरेक्ट हम क्या पे ले गए थे मल्टीप्लाई में, हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सिर्फ 1800 को यहीं ले जाएंगे तो x2 तो यहीं रह गया 1800 इंटू 1 1800 और डिवाइड बाई कितना आ गया 75। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। पहले इसको हम प्रॉपर ऐसे लिख देते हैं 1800 बाई 75 और लिख देंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहले लास्ट में 5 है तो इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से हो गया 15, 5 से ये 1800 है, 5 से इसको कैंसिल किया 5 3 जा 15 बच गया 3, 5 6 जा 30 बच गया कितना आपका 0 की 0। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 बच गया 6 0, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। तो x2 कितना आ गया 24। तो आपको कितने रेड पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है 1800 ml बेस के लिए 24। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, वहां पे मशीन है, वो फिल करती है 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में 840 बोटल्स को फिलअप कर देती है। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। देखो सिंपल सी बात है, जो मशीन है वो तो कंटिन्यूसली उसी स्पीड से काम करेगी, और जब इसमें यहाँ पे
40 बोतल 6 आवर्स में की है, टाइम को 5 कर दिया तो बोतल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी आपकी। तो जो चीज एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है सेम रेशो में, उसे किस में आते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो ये पता लगाया करो कि वो कौन से प्रोपोर्शन में है, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। तो सबसे पहले हम बताएंगे लेट बोटल्स फिल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में हमने उसको मान लिया कि वो कितनी फिलअप होती है, हमने उसको मान लिया। अब जब इसके अंदर बॉक्स बनाएंगे उसकी पोजीशन देख लो, पोजीशन कैसे देख लो अभी बताता हूं। इसको यहां के लिए छोड़ दिया, एक वर्ड आएगा, अगर अप लिखोगे तो एक्स की फॉर्म में आ जाएगा और डाउन में लिखोगे तो वाई की फॉर्म में। तो यह है सॉफ्ट ड्रिंक फिल्स बोटल्स है, तो यहां पे तो लिख दो नंबर ऑफ बोटल्स, ठीक है। नीचे लिख दिया टाइम, किस में है ये, हावर्स में। अब बोटल्स 840 फिलअप होती हैं आपकी, कितने में होती हैं, 6 आवर्स में। इसने कहा 5 में कितनी होंगी, x1 y1, तो इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, x2। वैसे तो कुछ भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं कि आप x2 ही लिखे, बस उससे आपका प्रोसेस पूरी एक्सरसाइज में सेम हो जाएगा, x1 by y1 x2 by y2। तो हमने इसको x2 मान लिया, तो ये कितना हो गया, x2। तो हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ बोटल्स फिल बाय मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ जो बोटल्स फिल की जाती है, किससे की जाती है, बोटल्स है ये, फिल की जाती है मशीन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो हम बताएंगे x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2। x1 कितना आपका 840, y1 कितना है 6, और x2 आपको फाइंड आउट करना, y2 कितना है 5। इसको 6 से कैंसिल किया तो 14 6 और 84, 0 की 0। अब ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14 5 जा 70 और 0 की 0, x2, यानी कि नंबर ऑफ बोटल्स फिलअप इन 5 आवर्स, नंबर ऑफ बोटल्स फिलअप इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 700। कितनी बोटल्स फिलअप की जाएंगी, 700 बोटल्स फिलअप की जाएंगी 5 आवर्स में। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, मुझसे एग्जैक्ट डायग्राम तो बना नहीं है, रफली बना दिया है। एंड लार्ज 50,000 टाइम्स, अगर उसको 50,000 टाइम्स बढ़ा करके देखा जाता है, अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वो हमें कितना दिखाई देता है, 5 सेंटीमीटर। यानी किसी भी बैक्टीरिया का फोटो लिया, उसको 50,000 टाइम्स किया तो हमें दिखाई दिया 5 सेंटीमीटर। वट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर उसको 20,000 गुना कर देते हैं, वट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। अब देखिए 50,000 करने के बाद ये 5 सेंटीमीटर दिखाई दिया गया, इसको 1 लाख कर देते तो ये कितना हो जाता, 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इस नंबर को डिक्रीज करेंगे तो ये भी, और सेम रेशियो में डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात, ये कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जरूर फाइंड आउट करें कि वो कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहली बात तो हमें क्या बतानी है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले जो चीज आपको फाइंड आउट करनी हो ना, उसका यहां पे छोड़ लो, किस पोजीशन पे लेके जाओगे। एक्स वाली में है तो x2 कर देंगे, और नीचे वाले प्रोपोर्शन में होगे तो उसको क्या कर देंगे, y2 को कर देंगे। तो हम इसको एक्चुअल लेंथ में लिख देते हैं, इसको हमने मान लिया x2, साथ में क्या लिख दिया, सेंटीमीटर। अब यहां पे बॉक्स बना लेते हैं हम। बॉक्स के अंदर 2 चीजें हो जाएंगी आपकी, एक तो आपने जो मानी है एक्चुअल लेंथ, और वो किस में ली है आपने, इन सेंटीमीटर। किसकी है, ऑफ बैक्टीरिया। और यहां पे क्या आ जाएगा उसका, एनलार्ज फोटोग्राफ।
अगर हमें सेंटीमीटर में लेते हैं, पहले उसने कितना दे रखा है 5 लेंगे सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा 50,000 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या मान लिया है x2, और ये कितने टाइम्स हो जाता है 20,000 टाइम्स। ठीक है, अब बताएंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, जो एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, टू द एनलार्ज फोटोग्राफ के, जो एनलार्ज फोटोग्राफ है उसके। इस वजह से सो x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। अब यहां पे वैल्यू पुट की, x1 कितना है 5 बाय 5000 इज इक्वल टू x2 बाय 20,000। ठीक है, अब 5 से कैंसिल किया तो ये हो गया 10,000, ऊपर बच गया 1। अब कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा इस 20,000 को यहां पे ले आते हैं। x2 तो यहीं पे रह गया आपका, 20,000 इंटू 1 ये हो गया 20,000, और नीचे कितना आपका 10,000। चारों जीरो से चारों जीरो क्या हो जाएंगी कैंसिल, x2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो उसकी जो लेंथ जब अगर 20,000 टाइम, ये है 20,000 टाइम्स करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है 2 सेंटीमीटर हो जाती है, जब उसको हम कितने टाइम्स कर देते हैं 20,000 टाइम्स। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।